पापा, हाँ बेटा। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन ये पीएम झंडा क्यों फहराते हैं? ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा। आओ बैठो, मैं बताता हूँ आपको कि हमारे पीएम झंडा क्यों फहराते हैं आज के दिन। ठीक है? ठीक है पापा। तो बेटा, जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको जब कहानी ख़त्म होगी तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग झंडा क्यों फहराते हैं। हाँ पापा, मैं अच्छे से ही सुनूंगी, लेकिन अगर मैं बीच में कंफ्यूज हो जाऊंगी तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। हाँ बिल्कुल, कभी भी पूछ सकते हो आप क्वेश्चंस। तो बेटा, पहले मुझे ये बताओ कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है? पापा 2024। आज से लगभग 416 ईयर्स पहले इंग्लैंड नाम की कंट्री से कुछ लोग आए थे इंडिया में मसालों का बिज़नेस करने के लिए। उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम उनने रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। पापा, मसाले तो ये होते हैं लौंग, इलायची, तेज पत्ता, तो क्या यहाँ से ये सब लेके जाते थे? हाँ बेटा, आप एकदम सही बोल रहे हो। वो यहाँ से मसाले बहुत सस्ते दामों में लेके जाते थे और वहाँ इंग्लैंड जाके उन्हीं मसालों को बहुत महंगे दामों में बेच देते थे और बदले में हमको मेटल्स जैसे कि सोना, चांदी ये सब दिया करते थे। पापा, लेकिन मैंने तो सुना है कि अंग्रेजी लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खा पाते हैं, तो फिर वो मसाला का करते क्या थे? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। तो इंग्लैंड में लोग मीट बहुत खाते थे, तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब कि वो जल्दी ख़राब ना हो, इन मसालों को पीस के उसके ऊपर लगाया जाता था, तो फिर मीट जल्दी ख़राब नहीं होता था। तो ये तो एक कारण था। और दूसरा यही था कि उनको ये मसाले बहुत सस्ते दामों में मिल जाते थे इंडिया से, और वहाँ जाके वो महंगे दामों में बेच देते थे, तो उनको बहुत प्रॉफिट होता था। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने मसाले से ही बिज़नेस स्टार्ट किया था, पर धीमे धीमे वो कॉटन का, सिल्क का, ये सब बिज़नेस भी करने लगे थे हमारे साथ। बेटा, इन बिजनेसेस से उनको बहुत प्रॉफिट होता था, तो फिर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम ये बिज़नेस पूरे इंडिया में फैलाएं। तो उन्होंने बड़े बड़े शहर जैसे कि चेन्नई है, मुंबई है, बंगाल है जो अभी वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं, हर जगह उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा ली और फिर उनका बिज़नेस बस फैलता ही गया इंडिया में। पापा, ये लोग तो अच्छे से बिजनेस कर रहे थे, तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? बिज़नेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिज़नेस से तो इंडिया का फ़ायदा ही हो रहा था, क्योंकि वो इंडिया के राजा को टैक्स के रूप में पैसे दिया करते थे, तो इंडिया का फ़ायदा ही था। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था बेटा। पापा, क्या चल रहा था ऐसा उनके दिमाग में? तो बेटा, जैसे जैसे इनका बिज़नेस इंडिया में फैलता गया, इन्होंने बहुत चालाकी से राजाओं से परमिशन ले ली अपनी खुद की आर्मी बनाने के लिए। लेकिन पापा, राजा ने परमिशन कैसे दे दी? बेटा, कुछ राजाओं ने तो अपने स्वार्थ के लिए उनको परमिशन दे दी थी। उनको लगा कि अगर भविष्य में किसी ने उनके ऊपर हमला किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनका सपोर्ट करेगी। हाँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था बेटा। उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो लोग अपनी आर्मी इसलिए बना रहे थे बेटा क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाह रहे थे। उनके दिमाग में एक बड़ी प्लानिंग चल रही थी। वो चाह रहे थे कि आगे चल के पूरे भारत पे राज करें। बेटा, एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी था कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ बिज़नेस करने के लिए आई थी, वैसे ही और भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी जैसे कि पोर्चुगल, फ्रेंच, डच, ये लोग भी हमारे साथ बिज़नेस किया करते थे। लेकिन ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो अकेले ही बिज़नेस करें इंडिया के साथ। इन्होंने अपनी आर्मी इसलिए बनाई ताकि ये लोग उन लोगों को यहाँ से भगा सकें। पापा, फिर तो ये लोग बहुत चालाक थे। हाँ, आप सही बोल रहे हो बेटा, वो लोग सही में बहुत चालाक थे। बेटा, उस समय में
अपने अपने राज्यों को राजा या फिर नवाब चलाया करते थे, और इन अंग्रेज़ों ने उन राज्यों पे कंट्रोल करने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज़ किया था। पापा मैं कुछ समझी नहीं। बेटा मैं उस टाइम की एक कहानी बता के आपको समझाता हूँ। तो बेटा ये कहानी है बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला बहुत पावरफुल नवाब था, उसके पास बहुत शक्तिशाली आर्मी थी। अगर अंग्रेज़ उस पर हमला करते भी तो कभी जीत नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो हार गया एक टाइम पे। और वो इसलिए हार गया क्योंकि उसकी मिलिट्री में एक जनरल था, उसका नाम था मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र अपने स्वार्थ के लिए वो खुद सिराजुद्दौला की जगह पे नवाब बनना चाहता था। तो वो जाके और अंग्रेज़ों से मिल गया और अंग्रेज़ों के साथ उसने एक डील रखी। डील ये थी कि उसने बोला कि मैं आपको सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में जिता दूंगा, पर जब सिराजुद्दौला मर जाएगा तो बंगाल का नवाब मुझे ही बनाना। और अंग्रेज़ उसकी इस बात पे तुरंत एग्री हो गए। फिर उसके बाद हमला हुआ सिराजुद्दौला के ऊपर। अब क्योंकि ये बेईमान आदमी जाके अंग्रेज़ों से मिल गया तो सिराजुद्दौला हार गया और मारा गया। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसको बनाया भी बंगाल का नवाब, लेकिन वो नवाब क्या, वो तो एक कठपुतली टाइप था। मतलब वो केवल राजगद्दी पे बैठा था, लेकिन पूरा कंट्रोल तो अंग्रेज़ों के पास ही था। पापा मुझे एक क्वेश्चन है, जब ये अंग्रेज लोग इधर आए थे तब कोई शक्तिशाली राजा नहीं था? बेटा, एक औरंगजेब नाम का एम्परर था, वो बहुत शक्तिशाली था, उससे अंग्रेज़ भी डरा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अंग्रेज़ उससे मिलने के लिए आए दिल्ली, ठीक है, और वहाँ पे उनके बीच में टैक्स को लेके कुछ विवाद हो गया था। अब विवाद तो होना ही था क्योंकि बंगाल में वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे और औरंगजेब से ये बोल रहे थे कि हम आगे से अब बंगाल में टैक्स नहीं देंगे आपको। तो औरंगजेब उस बात पे गुस्सा हो गया कि भाई तुम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा और तुम टैक्स कैसे नहीं दोगे। तो फिर उस बात को लेके औरंगजेब ने उनको डांट दिया। तो अब भाई अंग्रेज़ वहाँ से चले गए मुँह फुला के। अब जाके और फिर वो लोग प्लानिंग करने लगे कि अब हम एक काम करते हैं, औरंगजेब के ऊपर ही हमला कर देते हैं। अब उनका ये बहुत बेकार डिसीजन था क्योंकि औरंगजेब के पास एक बड़ी सेना थी, वो शक्तिशाली था। अब जैसे ही उन्होंने हमला किया तो औरंगजेब की सेना से वो लोग हार गए। उसके बाद फिर औरंगजेब ने उनका पूरा बिजनेस बंद करवा दिया, उनको भगा दिया। लेकिन अब इस चीज़ से उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ। तो फिर वापस आए वो औरंगजेब के पास और फिर माफ़ी मांगने लगे औरंगजेब से, और साथ में बहुत सारे गिफ्ट भी लेके आए उसके लिए। तो फिर औरंगजेब ने उन लोगों को माफ़ कर दिया, बट उनको बोला कि इस तरीके की गलती आगे कभी नहीं होना चाहिए। तो फिर वो लोग बोले, एग्री हुए कि हाँ ये सब चीज़ें अब हम नहीं करेंगे, अब हम प्यार से आराम से बिजनेस करेंगे। और उसके बाद फिर वापस से वो लोग बिज़नेस करने लगे। लेकिन वो अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे थे। उनका प्लान ये था कि एक बार औरंगजेब जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद फिर धीमे धीमे वो इंडिया पे कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और हुआ भी ये, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद फिर इन्होंने धीमे धीमे छोटे छोटे राज्यों पे अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि जब इन्होंने अपनी कूटनीति से या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। ओह माय गॉड पापा, जब इन अंग्रेजों ने इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था तब वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे? हाँ बेटा, वो लोग इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इंडियंस के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे, टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, और तो और हर चीज़ में भेदभाव भी करते थे। इंडियंस को ऐसे कामों के लिए ही लगाते थे जैसे कि उनके जूते साफ़ करना, है ना, घर के काम करना, नौकर की तरह रखना। फ़ौज में भी इंडियंस को भर्ती करते थे, लेकिन ऑफिसर की पोस्ट पे अपने लोगों को लगाते थे, और जो फ़ौजी टाइप के लोग हैं उनमें इंडियंस को लगाते थे। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी इंडियंस की, पूरा गुलाम बना दिया था। और
एक टाइम पे तो ऐसी सिचुएशन आई थी कि लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि ये लोग इतना टैक्स वसूलते थे लोगों से। अब इन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसी साल बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अनाज नहीं हो पाया। वो तो बस कैसे भी करके एक मोटा टैक्स वसूलते थे हर एक किसान से। इसलिए ऐसी परिस्थिति भी आ गई थी कि किसान के पास कुछ नहीं बचा था, ना पैसे थे, ना खाने को था, और बहुत गरीब हो गए थे लोग। तो सोचो आप कितनी बुरी दुर्दशा बना दी थी इंडियंस की इन अंग्रेज़ों ने। फिर ये सब बहुत साल चला और उसके बाद आया ईयर 1857। 1857 में एक मंगल पांडे करके इंडियन हुआ करता था, जो कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में था। उस समय अंग्रेज़ों ने एक बंदूक लेके उन लोगों को दी थी, और उस बंदूक को चलाने के लिए जो कार्ट्रिज रहती है, जो बुलेट रहती है उस बंदूक की, उसको निकाल के और मुंह से छील के और उस बंदूक में डालना पड़ता था। लेकिन उस बंदूक में जानवरों की चर्बी यूज़ की थी उन लोगों ने। तो जब ये बात का पता मंगल पांडे को चला, मंगल पांडे एक ब्राह्मण था, एक पंडित था, तो उसने उस चीज़ का विरोध किया अंग्रेज़ों से, और पर अंग्रेज़ों ने उसकी बात को बड़ा लाइट लिया, और इस बात पे उसको बहुत गुस्सा आ गया, और उसने गुस्से में 2 अंग्रेज़ ऑफिसरों को मार दिया। अब जैसे ही मारा तो फिर उसको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद अंग्रेज़ों ने उसको फांसी दे दी। अब जैसे ही ये फांसी की बात पूरे इंडियंस में फैली, या पूरे इंडिया में फैली, उसके बाद बहुत लोग भड़क गए उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये धर्म के अगेंस्ट है ना। पंडित लोग तो मांस और मछली को छूते भी नहीं है, और उस बंदूक की गोली को, जिस पे गाय या सूअर की चर्बी लगी रहती थी, उसको ऐसे मुंह में डाल के ऐसे करना पड़ता था। तो इसलिए लोगों की धार्मिक चीज़ आहत हो गई, और इस वजह से सारे लोग एकदम गुस्सा हो गए। उसके बाद इस बंदूक का विरोध हर जगह बढ़ने लगा। कई शहर जैसे कि मेरठ हुआ, लखनऊ हुआ, यहाँ पे भी इंडियंस थे जो अंग्रेज़ की फ़ौज में काम किया करते थे, उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। स्पेशली मेरठ में जब ये विरोध हुआ तो अंग्रेज़ों ने लगभग 85 इंडियन फ़ौजी को जेल में डाल दिया, और जब ये बात बाकी इंडियंस को पता चला तो वो एकदम आग बबूला हो गए, एकदम उनको गुस्सा आ गया, और फिर धीमे धीमे हर एक इंडियंस एकजुट होने लगा इन अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, और कई जगह तो अंग्रेज़ों को बहुत मारने भी लगे थे। तो इसी दौर को बोलते हैं हम कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस फाइट स्टार्ट होगी, या फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया भारत में। अब सब लोगों को समझ में आने लगा था कि हमें अब इन अंग्रेज़ों को अपनी इंडिया से भगाना चाहिए। पापा, तो क्या हमने सारे अंग्रेज़ों को भगा दिया था? बेटा, उस टाइम हम आज़ादी के बहुत करीब थे, इंडियंस भी एकजुट होने लगे थे, लेकिन फिर भी कुछ इंडियंस थोड़े बदमाश टाइप के थे। वो अपने स्वार्थ की वजह से अंग्रेज़ों की मदद करने लगे, और इसी वजह से हम उस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। बेटा, उसके बाद हम कई सालों तक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन के रहे। पर कई लोग उस समय ऐसे भी हुआ करते थे जिन्हें ये ग़ुलामी बिल्कुल कतई पसंद नहीं थी, और वो हमेशा प्लानिंग करते रहते थे, कोशिश करते रहते थे कि अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर भगा दें। उनको हम बोलते थे क्रांतिकारी या फिर फ्रीडम फाइटर्स। तो कई फ्रीडम फाइटर्स की सोच थोड़ा अलग होती थी, जैसे कि कुछ लोग भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे शांतिपूर्वक, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो बोलते थे कि इन अंग्रेज़ों को मार के ही भगाना चाहिए, इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया हमारे ऊपर, है ना। तो क्रांतिकारी जैसे कि महात्मा गांधी हुए, है ना, ये अपना काम शांतिपूर्वक करना चाहते थे। ये चाहते थे कि हम शांति से या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, है ना, हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दें। और ऐसे ही क्रांतिकारी थे कुछ, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ये लोग
इन लोगों की सोच थोड़ा अलग थी। ये लोग बंदूक पे यकीन करते थे कि इन लोगों ने बहुत तंग कर लिया हमको, अब इनको अगर हमको भगाना है तो वो एक ही तरीके से पॉसिबल है कि उनको लड़ो उनसे और उनको मार के यहाँ से भगाओ। बेटा, क्रांतिकारी जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपने तरीके से अंग्रेज़ों पे प्रेशर बनाया, है ना। और महात्मा गांधी हुए, इन्होंने अपने तरीके से, जो कि उनका नॉन वायलेंस का तरीका था, उसकी वजह से अंग्रेज़ों पे प्रेशर बनाया, है ना। कई क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने फांसी पे चढ़ा दिया था, कई क्रांतिकारियों को मार मार के, पीट पीट के उनको मार दिया था। तो बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी इस इंडिपेंडेंस के लिए। और इन लोगों ने इतना प्रेशर बनाया अंग्रेज़ों के ऊपर कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों को हमारा देश छोड़ के जाना ही पड़ा। पापा ऐसा क्या किया था हम लोग ने जो ये अंग्रेजी लोग हाँ इंडिया छोड़ के चले गए? देखो बेटा, हर एक इंडियंस ने उनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया था। मतलब कई इंडियंस उनकी फ़ौज में थे, कई इंडियंस उनके यहाँ नौकर की तरह काम करते थे, है ना। सब लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया था। फ़ौजी लोग फ़ौज में के काम के लिए नहीं जाते थे, है ना। नौकर लोग भी नहीं जाते थे उनका काम करने के लिए। टीचर्स लोग स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते थे, है ना। इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उन पे इतना प्रेशर बना, क्योंकि जब कोई कुछ काम ही नहीं करेगा उनका, तो फिर उनका काम कैसे चलेगा, है ना। तो फिर उन पे एकदम प्रेशर बनने लगा। ऐसे ही बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से उन पे प्रेशर बना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि क्रांतिकारी अलग अलग थे, अलग अलग सोच के हिसाब से काम करते थे। तो चारों तरफ से उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर बनने लगा। और फिर एक टाइम आया जब उनको हमारा देश छोड़ के जाना ही पड़ा। तो बताओ कौन सा दिन था वो? 15 अगस्त 1947। तो यही वो दिन था जब हम आज़ाद हो गए थे। और उस दिन के बाद हर साल उसी दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और आपका क्वेश्चन था ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्यों झंडा फहरा रहे हैं, तो उसका आंसर भी यही है कि हर साल हम झंडा फहराते हैं और हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं और उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं जिन्होंने हमको फ्रीडम दिलाने के लिए अपनी जान की फ़िक्र भी नहीं करी और उन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें और हमारे देश को आज़ाद कराया। अब आप समझ गए कि हम झंडा क्यों फहराते हैं? हाँ पापा, मैं समझ गई। थैंक यू पापा, आपने मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। पापा, आज का दिन तो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहानी मैं अपने फ्रेंड्स को जाकर भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, दक्षिता को तो समझ में आया कि हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली। क्या आप लोगों को समझ में आया? कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।